नमस्कार साथियों, मैं दीपक लांबा जय किसान आंदोलन से। और जो हमारा किसान स्टूडियो का चौथा कार्यक्रम जो है वो लेके आज आपके सामने हाजिर हैं। पिछले वीक जो शनिवार को ये प्रोग्राम होता है जो कि नहीं हो पाया था, उसकी वजह ये थी कि मुजफ्फरनगर में पिछले एतवार को 5 तारीख को एक बड़ी रैली थी। तो 4 तारीख को उसकी तैयारियों के लिए, उसमें शामिल होने के लिए हमें मुजफ्फरनगर जाना पड़ा। और उसी सिलसिले में वहाँ पर इंटरनेट क्योंकि संख्या इतनी ज़्यादा थी कि एक दिन पहले ही किसान वहाँ पहुँचना शुरू हो गए थे, तो इंटरनेट के अपने इशू थे। और इसी वजह से सफ़र में होने की वजह से हम लोग ये जो प्रोग्राम है वो नहीं कर पाए थे। आज लेकिन ये प्रोग्राम लेके आपके सामने हाजिर हैं। और आज का जो सवाल है, जैसा कि आपको पता है, किसान स्टूडियो में हम 2 चरण में ये प्रोग्राम करते हैं। पहले चरण में जो भी अभी का मुद्दा है उसके ऊपर बात करते हैं और मुद्दे के रूप में कुछ तथ्य है, कुछ एक जो कॉमन जानकारी है, बिल्कुल सामान्य सी जानकारी है, वो आप सब लोगों से साझी करते हैं। उसके अलावा एक दूसरा सेक्शन है जिसमें हम किसी एक नेता को बुलाते हैं। तो आज भी हमारे साथ नेता रहेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके जीवन के बारे में पूछेंगे। तो इस तरह जो किसान स्टूडियो का जो कार्यक्रम हम हर शनिवार को 2 बजे जो रखा है, उसको आज चौथे भाग के रूप में आपके सामने लेके आए। तो अभी आपको जैसे जानकारी है, आज का जो पहला भाग है उसमें हम बात करने वाले हैं जो अभी सरकार ने रबी की फसल का जो एमएसपी घोषित किया है, जिसका सारा प्रचार सरकारी तंत्र करने में लगा है। आज उसके ऊपर बात करते हैं। जैसा आपको पता होगा, एमएसपी का इतिहास हमने पहले एक कार्यक्रम में बताया था। ये बताया था कि एमएसपी देश में क्यों आया, किस तरह लागू हुआ, हरित क्रांति के बाद एमएसपी की जरूरत क्या थी। तो एमएसपी के बारे में एक तथ्य ये है कि सरकार की गारंटी एमएसपी के रूप में बताया जाता है और वो किसानों को ये कहते हैं, जैसे अभी आपको हम बता रहे थे कि रबी की फसल का एमएसपी सरकार ने घोषित किया है। तो रबी की फसल की बुआई अभी होनी है और जो इसकी कटाई है वो अप्रैल के महीने में जाकर होगी। तो रबी की फसल का अभी से गवर्नमेंट ने जो प्राइस बताया है वो एक किस्म से किसानों को गारंटी है कि आप लोग ये फसल उगाइए और इतने रुपए में सरकार आपकी फसल को खरीद लेगी या उसका कोई प्रबंध करेगी, मतलब आपकी फसल के इस प्राइस से कम दाम नहीं मिलेगा। तो जो एमएसपी की घोषणा है, सरकार चाहे कुछ भी कहे, इसी तरह उसको बताए, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए, बड़े बड़े विज्ञापन दे, बड़े बड़े चैनलों पर आकर लोग बात करें, लेकिन असलियत ये है कि जो एमएसपी है वो हमेशा से प्रचार का ज़्यादा और एक्चुअलिटी में, असलियत में किसान की जेब में बहुत कम पैसा आता है। सरकार का अपना आंकड़ा है कि 10% के करीब ही किसानों को एमएसपी मिल पाता है। तो अपने आप में पहले तो ये घोषणा की बात तो बाद में अभी करेंगे कि उसमें कितनी सच्चाई है, कितना इंक्रीज हुआ है, कुछ किसानों को फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन सरकार जो भी घोषणाएं करती है एमएसपी के लिहाज से, वो किसानों में से सिर्फ, यदि 10 किसान हैं तो सिर्फ 1 किसान को एमएसपी मिल पाता है, 9 किसानों को एमएसपी नहीं मिल पाता। सबसे पहले तो जरूरी बात यही है कि जो हमारी मांगे आजकल किसान आंदोलन में है, हम ये चाहते हैं कि 10 के 10 किसानों को एमएसपी मिले और देश के हर प्रांत में एमएसपी मिले। इसीलिए एमएसपी अधिकार कानून बनाने की बात यहाँ हो रही है। अब एमएसपी की घोषणाओं पे बात कर लेते हैं। देखिए, ये सरकार आने से पहले ये घोषणा हुई थी कि जो एमएसपी जो होगा किसी भी फसल का, वो लागत प्लस 50% के हिसाब से तय किया जाएगा। केंद्रीय सरकार ने, वित्त मंत्री ने बहुत बार संसद में ये भाषणों के दौरान कहा कि हम लोगों ने एमएसपी का 50% बढ़ाकर देना शुरू कर दिया है। इसमें सरकार के अपने झोलझाल हैं। असलियत जो है वो आज हम एक टेबल के जरिए आपको बताना चाहेंगे। अभी सरकार ने रबी की फसल का जो एमएसपी घोषित किया है, यदि उसको आप देखें, जो गेहूं का 2021-22 में एमएसपी घोषित था वो 1975 रुपए क्विंटल था। मतलब 100 किलो के किसान को 1975 रुपए मिलते थे। जो बात होती है कि किलो के हिसाब से देखें तो जो गेहूं का प्राइस किसान को मिलने की सरकार ने गारंटी दी थी 19 रुपए 75 पैसे थी। अब की बार इसे बढ़ाकर 2015 रुपए पर क्विंटल कर दिया गया है, जिसका जो यदि किलो के हिसाब से हिसाब लगाएं
तो 20 रुपये 15 पैसे हुए। सरकार कहती है हमने ये जो बढ़ोतरी की है, ऐतिहासिक की है, जो इंक्रीज है वो 2% कर दिया है। तो 2% का नाम सुनते ही आपको पता लग जाएगा कि ऐतिहासिक नाम की कोई चीज यहाँ पर नहीं है। सरकार ने एक और तरीका इसमें अपनाया है जिसका हम किसान संगठन बहुत विरोध करते हैं। सरकार ने जो कॉस्ट है, जो लागत है, उसको एक्चुअल कॉस्ट से नीचे मान लिया है। यहाँ पर जो सरकार की तरफ से लागत का अनुमान है वो 1008 रुपये उन्होंने पर क्विंटल की लागत किसान की लगाई है, लेकिन असलियत में ये जो लागत है ये 1518 रुपये की बनती है। तो इसके हिसाब से यदि 1.5 गुना किया जाए और किसानों को जो एमएसपी दिया जाए तो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट की बात करते हैं हम, सरकार कहती है कि 50% ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन यदि 1518 के हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करें तो 33% उसको लागत के ऊपर सिर्फ मिल रहा है। तो मुद्दा यहाँ पे सिर्फ लागत का नहीं और प्रॉफिट का नहीं, मुद्दा ये है कि जो आप शब्द यूज करते हैं और जो अपनी विज्ञापन है उसमें बताते हैं कि एमएसपी में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है, 40 रुपए की वृद्धि गेहूं में की गई। तो आप देखेंगे 40 रुपए जो बढ़ाए गए हैं वो 100 किलो पे बढ़ाए गए हैं। तो एक किसान को 1 किलो पर 40 पैसे का इंक्रीज मिला है। तो अपने आप में ये एक मजाक है कि 1 किलो पर 40 पैसे बढ़ाने के बाद आप उस चीज को ऐतिहासिक बता रहे हैं। ये तो गेहूं का मामला था। यदि हम इसी टेबल में देखें तो आपको दिखाई देगा कि चना का जो पुराना एमएसपी था 5100 रुपये था और अब 5230 रुपये कर दिया है। इसमें भी 2% का इजाफा हुआ है, लेकिन यदि यहाँ पर यह देखा जाए कि किसान को इससे फायदा कितना हो रहा है तो सिर्फ 27% फायदा है। अब बात करें सूरजमुखी की, सूरजमुखी का पुराना एमएसपी 5327 रुपये था, अब 5441 कर दिया गया है। तो इसमें यदि मैं कॉस्टिंग के ऊपर की बात करें तो 8% ही फायदा है। तो किसानों को जो बार बार संसद में भी खड़ा होकर ये हमेशा झूठ कहा जाता है कि एमएसपी 50% मिल रहा है, तो उसमें बिल्कुल सरकार ने कहनी और कथनी का फर्क किया है। एक धोखा किसानों के साथ हुआ है। एमएसपी जो 50% लागत के ऊपर मिलना चाहिए था, असलियत में वो 8%, कहीं 14%, कहीं 24% और कहीं 33% मिल रहा है। 50% का तो कहीं कोई अनुमान ही नहीं है। अब हम आपको एक दूसरी टेबल दिखाना चाहेंगे जिसमें ये बताया गया है यदि किसानों को ठीक से एमएसपी मिले तो उनको पर क्विंटल के हिसाब से कितना पैसा मिलना चाहिए था और उनको कितने रुपए का घाटा आज के दिन भी हो रहा है। हम पहली बात कर लें गेहूं की, जो कि कॉस्ट, जो लागत है वो 1518 रुपये था और जो एमएसपी घोषित हुआ है वो 2015 रुपये के हिसाब से हुआ है। लेकिन जो एमएसपी जो स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार C2 प्लस 50% होना था वो 2273 रुपये होना था। तो एक किसान के 1 क्विंटल पर 262 रुपये का घाटा है और सरकार बता रही है उसने क्विंटल पर 40 रुपये और 1 किलो पर 40 पैसे बढ़ाकर ऐतिहासिक वृद्धि कर दी है। अभी भी हमारे किसानों का 262 रुपये सरकार गेहूं पर कम दे रही है। अब यदि इसी आंकड़े को आगे बढ़ाएं तो ये जो सरसों पे जो सरकार दाम देने की बात करती है, किसानों को 1 क्विंटल पर 209 रुपये का घाटा है। इसी तरह सूरजमुखी की बात करें तो उसमें जो किसान का पर क्विंटल जो घाटा है वो 2134 रुपये है। तो सरकार की मंशा सीधी सीधी ये है कि नाम तो ऐतिहासिक के नाम पे सब कर लो, लेकिन असलियत में किसान को जो घाटा होना है वो हर साल बढ़ता रहेगा। और कृषि जो है, जिनके लिए ये आंदोलन चल रहा है, जिन मुद्दों पे, उसमें से एक मुद्दा अहम ये है कि किसानों को पूरे फसल पर पूरा एमएसपी मिले। तो हम लोग इसी आंदोलन में इन्हीं सब मांगों के साथ डटे हुए हैं और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में जो किसान आंदोलन चल रहा है वो सफलता प्राप्त करेगा और कुछ सालों के बाद ये जो टेबल में घाटा दिखाया गया है, कम से कम किसानों को ये जो घाटा है ये होना बंद हो जाएगा। तो एमएसपी के सवाल पर आज हमने थोड़ा सा जो डाटा जो आज अखबारों में, मीडिया में हर जगह छाया हुआ है, उसकी असलियत बताने की आपको कोशिश की है। और कुछ साथियों के पिछले प्रोग्राम के बाद कुछ सवाल थे
जिसमें उन्होंने कहा था कि टैक्स पेयर का पैसा सब्सिडीज में किसानों को दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, उसके क्या कारण हैं। इन सब बातों पर हम अगले जो हमारा किसान स्टूडियो होगा उसमें बात करेंगे। तो अभी किसान स्टूडियो का दूसरा चरण है, उसमें हम एक नेता को, जो कि इस किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेता हैं, उनको आपके रूबरू करते हैं। आज जो नेता हैं वो हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अवीक शाह जी, जो कि वेस्ट बंगाल से आते हैं और किसान आंदोलन, किसान हैं, खेती किया है उन्होंने, और उससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में एक काबिल वकील भी रहे हैं। तो आज उनके जीवन से संबंधित बातचीत करेंगे, उनके परिवार से के बारे में पूछेंगे, उनके शौक पूछेंगे। तो इसमें हम ये जरूर करते हैं इस कार्यक्रम में कि हम नेता के निजी जीवन और उसके बारे में बात करते हैं, ना कि आंदोलन के प्रति उनके क्या विचार हैं उस पर बात करते हैं। तो अवीक जी, आपका धन्यवाद। और अभी अवीक जी वेस्ट बंगाल में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक घूम रहे हैं, और जैसा मैंने बताया हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ये वेस्ट बंगाल में जो टीमों का निर्माण है, जो अलग अलग गाँव में जाकर, अलग अलग कस्बों में जाकर जो टीमें बनाई जा रही हैं, उसका नेतृत्व कर रहे हैं, और दिल्ली के आंदोलन में भी इनकी एक सक्रिय भूमिका रही है। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक भाई जी, आपका शो में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको थोड़ा और अच्छा करें, धीरे धीरे हो सकता है इम्प्रूवमेंट होगा। तो पहला तो सवाल ये सर कि पढ़ाई कहाँ हुई, कैसे पढ़ाई की, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसा मुझे पता है कि आपने वकालत की है और एक काबिल वकील के तौर पर भी आपका अनुभव रहा है कलकत्ता हाई कोर्ट में, तो पढ़ाई के बारे में बताइए सर। मेरा जन्म कलकत्ता हुआ, पढ़ाई भी कलकत्ता ही हुआ। कुछ देर के लिए मेरा पिताजी का देहांत हो गया था जब मैं क्लास 10 में था, तो हमें परिवार को रांची शिफ्ट करना पड़ा था। तो मेरा ग्रेजुएशन और लॉ का डिग्री जो है वो रांची यूनिवर्सिटी से है, लेकिन उसके बाद हम वापस कलकत्ता आ गए हैं। और कलकत्ता हाई कोर्ट, और कभी कभी जब क्लाइंट कहता था तो सुप्रीम कोर्ट में हम अपीयर करते थे। ज्यादातर कॉर्पोरेट लॉ प्रैक्टिस करते थे। कुछ देर बाद मुझे लगा कि कोर्टों में तारीख ही मिलता है और वो मेरे लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था, मैं किसी को रिलीफ नहीं दे पाता था, और इसलिए कॉर्पोरेट लॉ में स्विच किए, जिसमें कोर्ट्स का काम होता था बट ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट का, कंपनीज एक्विजिशन, मर्जर और तरह तरह की काम थी। तो कलकत्ता का पला बड़ा समझ लीजिए आप। जी जी, तो रांची और कलकत्ता में आपका बचपन बीता। तो अभी सर परिवार में कौन कौन है, उसके बारे में भी बताएं। जी, मेरे पत्नी लॉयर हैं, हम दोनों एक साथ प्रैक्टिस करते थे। हम दोनों मिलके एक लॉ फर्म बनाए हैं जो आज भी है, साहा एंड रे है। हालांकि हम दोनों ही उसमें अभी काम नहीं करते हैं। हमारा दूसरा जनरेशन, मतलब परिवार का नहीं, ये फर्म का नियम ही ये था कि सेकंड जनरेशन का प्रवेश निषेध। तो जिन लोगों को, यंग लॉयर्स को हमने ट्रेन किया था, उन्होंने फर्म को टेक ओवर कर लिया है और वो चलाते हैं। तो जब मैं 2012 में प्रोफेशन छोड़ के किसान आंदोलन के साथ जुड़ गया था और किसानी के साथ, तो जयती भी प्रोफेशन छोड़ दी और फुल टाइम फोटोग्राफर, ट्रैवल एंड पीपल फोटोग्राफर के रूप में आज काफी प्रसिद्ध हैं। उनका बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैगजीन्स और इंटरनेशनल मीडिया में पब्लिश होता है। हमारे 2 लड़के हैं। बड़ा लड़का क्लासिकल म्यूजिशियन है, वेस्टर्न क्लासिकल गिटार में ट्रेंड है यूएस से, और वो अपना स्टूडियो, अपना स्टूडेंट्स और अपना म्यूजिक कॉम्पोजिशन का काम करता है। छोटा लड़का लॉयर है, नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर से पढ़ के ऑक्सफोर्ड में एलएलएम किया, अब दिल्ली में प्रैक्टिस करता है। दोनों इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल परिवार एक साथ है, जुड़ा हुआ है, लेकिन इंडिपेंडेंट भी है अपने अपने फील्ड में। तो सर अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे किसान आंदोलन है, दलित आंदोलन है या मजदूरों का आंदोलन है, उसके जो नेता होते हैं वो किसी और प्रोफेशन से आते हैं और राष्ट्रीय आंदोलनों को लीड करते हैं। लेकिन आपके बारे में मैं एक चीज बताना चाहूंगा सभी दर्शकों को कि बहुत कम ऐसे नेता हुए हैं
जिन्होंने किसी भी संगठन में यदि ज्वाइन किया, उसको लीड किया, उससे पहले उसकी जिंदगी को जीना शुरू कर लिया। तो अवीक जी के बारे में एक बात मैं आप सबको बताना चाहूंगा और उनसे पूछेंगे भी कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। एक बात ये थी कि जब ये काबिल वकील थे, उसके बाद जब इन्होंने ये सोचा कि किसान आंदोलन में जाना है, तो इन्होंने सबसे पहले जो काम किया कि अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के, वकालत छोड़ के, एक किसान की जिंदगी इन्होंने जीना शुरू की। तो महात्मा गांधी जी के बारे में ये सुना जाता है कि जब उन्होंने भारत में आकर आजादी संग्राम में भाग लिया, तो उन्होंने भी ऐसा किया था। कुछ नेताओं के बारे में सुना जाता है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा सर कि ये जो किसान आंदोलन में आने से पहले किसान बनने का आइडिया कहाँ से आया? क्या उनकी स्थिति जानना चाहते थे या क्या आइडिया था ये? जिस विषय पर काम कर रहे हैं उस विषय पर पूरा नॉलेज हुए बिना आप काम सही कर नहीं पाएंगे, ऐसा मेरा समझ है। हालांकि इस आंदोलन किसानों के मुद्दे का बहुत एक बड़ा हिस्सा है जो पढ़ाई लिखाई का है, जिसके साथ आप घास भी उगाना ना जानो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं दीर्घकाल की समाधान तलाश रहा था भारतीय किसान और किसानी का, जिसके बारे में जानकारी जरूरत था। और मुझे उसी समय लकीली शिक्षा गुरु मिल गया था, डॉक्टर देबल देव। तो उनके तत्वावधान में मैंने खेती किया, 2 साल किया, और वो पारंपरिक खेती करते हैं। बहुत बड़ा बीज बैंक, इस देश में सबसे बड़ा बीज बैंक प्राइवेट उनके पास ही है। 1500 करीब धान का बीज है और बहुत सारे फसलों का बहुत सारे बीज है। हमारे उत्तर भारत में सरसों के किसान शायद अभी भूल गए होंगे कि इस देश में सैकड़ों ना हो, कम से कम 60-70 किस्म के सरसों तो होता था, और डॉक्टर देव के पास करीब 11 किस्म तो है। तो ये संरक्षण सिर्फ एक मतलब शौकिया नहीं, ये बीज बचेगा तो किसान बचेगा, नहीं तो कंपनी की गुलाम बन जाएगा, जो आज हम नारा उठाते हैं। तो उसका काम 2012-13 से हमने डॉक्टर देबल देव के साथ किया। फिर उनके साथ एक जेनेटिक लेबोरेटरी खोला हम लोगों ने, इसलिए नहीं कि हमें जीएम फसल बनाना था, इसलिए कि सारे देश का जो बीज है वो विलायती कंपनियां जाके पेटेंट कर रहे थे। ये बासमती की कहानी तो प्रसिद्ध है कि एक यूएस कंपनी राइसटेक ने अचानक ये दावा किया कि बासमती का ये जो चावल लंबा होता है और उबलने से वो लंबा और हो जाता है, ये तो हमने आविष्कार किया और इसका पेटेंट, ये आविष्कार का हमें मिलना चाहिए। तो इस तरह का चीज रोकने के लिए आपको प्रायर आर्ट बोलता है इसको लॉ में, मतलब पहले से वो प्रकाशित हो जाना चाहिए। तो ये लैब हमने खोला और सारा जो भी हमारे पास देशी और किसान के बीज था उसका हमने डीएनए एनालिसिस करके उसका डीएनए पब्लिश कर दिया, ताकि भविष्य में कोई जाके क्लेम ना करे कि ये क्वालिटी या इसका डीएनए हमने आविष्कार किया। तो इस तरह का कामों में लगा रहा कि भाई जिस दिन हम आंदोलन में उतरे उस दिन हमें ये पता होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। आखिर में सरकार के साथ लड़ाई सिर्फ आंदोलन नहीं है, खुद को बदलना भी एक बड़ा आंदोलन है, और खुद की खेती किसानी को भी बचाना और बदलना भी एक आंदोलन है। वैसे हम बदलाव की बात यूज किए, लेकिन 50 साल पहले यही स्वाभाविक था। किसी भी 50 साल की उम्र का किसान की पूछिए उसका बाप किस चीज से खेती किसानी करता था, तो ना वो यूरिया बोलेगा और ना वो कीटनाशक बोलेगा। तो ये हमारा पारंपरिक खेती जो है ये शौकिया चीज नहीं है, यही हमारा खेती है। और पारंपरिक खेती में कॉर्पोरेट का प्रवेश की कोई दरवाजा नहीं होता है, इसलिए आज का खेती जो है ये कॉर्पोरेट का निमंत्रण करके घर में घुसा के उसको लूटपाट करने का न्योता देना होता है। उसको भी हम रोकना चाहते थे। जी दीपक जी। तो आपने दोनों जिंदगियां जी, एक वकील की जिंदगी भी जी और किसान की भी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि दोनों में से मुश्किल क्या था? जी, वकील वाला काम मुश्किल था या किसान वाला? अक्सर लोग कहते हैं कि किसान तो कुछ करता नहीं, खाली बैठा रहता है। कौन सा मुश्किल नहीं, मैं जो प्रैक्टिस करता था वो आसान काम था। बहुत अमीर लोग और कैसे अमीर बने उसका सलाह लेने आते थे मेरे पास। जी। तो जब मेरा मूड होता था मैं देता था, नहीं होता था मैं चुप बैठता था।
मैं बताता था, मुझे मालूम। लेकिन किसान के लिए काम करना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये जो हमारा तंत्र है, सारे सरकार है, और सिर्फ मौजूदा सरकार नहीं, हमारा स्वाधीनता के बाद से आज तक जो हमारा सरकारें बनी है, इन सबको यही लगता है कि गांव बैकवर्ड है, गांव खत्म होना चाहिए, शहर फॉरवर्ड है, शहर की बढ़ोतरी होनी चाहिए, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट से स्मार्टर होना चाहिए। और खेती किसानी जो इस देश में अभी 15 करोड़ परिवार के हाथ में है, ये नहीं होना चाहिए। कुछ गिने चुने लंगोटिया कॉर्पोरेट्स के हाथ में होना चाहिए, और देश का खाद्य सुरक्षा जो है इन अमीरों के पास। इसके खिलाफ आंदोलन, मैं तो मानता हूं, सबसे बड़ा पुण्य का काम है, सबसे कठिन काम है, लेकिन सबसे आनंददायक काम है, सबसे सेटिस्फैक्शन देने वाला काम है। जी, आपके जो भी आपके साथी हैं, मित्र हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ, आपके संगठन में काम कर रहे हैं हम सब लोग। हम लोगों के एक राय आपके बारे में हमेशा बनती है कि अवीक्षा जो है मल्टीपल टास्किंग और मल्टीपल काम एकदम से पकड़े रहते हैं। जैसे अभी भी की बात भी करें तो आप कहीं पे मजदूरों का, श्रमिकों का, किसान आंदोलन में तो आप सक्रिय हैं ही, महिला संगठन, मिड डे मील्स का संगठन, ये सब कुछ आप कर रहे हैं। तो कई मित्र ये बोलते हैं यदि एक काम अवीक्षा पकड़े तो उसमें तो क्रांति ला सकता है, लेकिन बहुत से काम पकड़े रहता है। तो क्या आपको लगता है कि ये सब काम एक साथ करने जरूरी हैं, और जरूरी है तो क्यों? शायद मैं संगठन के अंदर मेरा विजन को समझाने में विफल रहा है। असलियत में मैं तो नेताओं का तलाश करता हूँ। बारिश आ रही है, मैं थोड़ा अंदर शिफ्ट कर रहा हूँ। जी 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 जी। जी दीपक भाई। जी जी तो जी सर। खुले मैदान में बैठने का जैसे मजा है, वैसे उसके तो तकलीफें भी झेलना पड़ता है। तो जैसे आप देख रहे हैं, मैं एक मंदिर के अंदर आया हूँ। यहाँ दुर्गा पूजा की तैयारी हो रही है, और ये जो है आप देख सकते हैं, मूर्ति का निर्माण चल रहा है। हाँ, तो जैसे मैं कह रहा था, हम बात कर रहे थे कि हाँ जी, मेरा टास्क एक ही है, मैं मल्टीटास्क नहीं करता। मेरा टास्क ये है कि जहां भी मैं जा सकूं वहां नेता तलाश करूं, और नेता के मतलब वो हो जो समझे कि जिनको वो नेतृत्व दे रहे हैं उनकी अगुवाई में ही उनकी ये जो जिन वर्ग का वो काम कर रहे हैं वो आगे बढ़े तो नेता आगे बढ़ सकता है। अक्सर हमारे देश के राजनीति में ये होता है कि नेता तो आगे बढ़ जाता है, जनता पीछे ही रह जाता है। ऐसा नेता हमें ना तलाशना है, ना तैयार करना है। तो मेरा सोल टास्क ये है दीपक भाई कि हम लीडरशिप का तलाश करते हैं, और जैसे हमारा गुरु योगेंद्र यादव कहते हैं, लाखों करोड़ों नेता है, बस हम क्या है ना, टॉर्च को शहर के ऊपर लगाते हैं और वहां नेता दिखता है। गांव चले जाइए, दूर दराज चले जाइए, आपको देश भर के सब नेता मिल जाएंगे। सचमुच जनता के साथ काम करने वाला लोग गांव में ही मिलते हैं, शहर में नहीं मिलते हैं। स्वार्थी लोग ज्यादा शहर में भीड़ करते हैं। जी, तो मेरा एक बैठक शुरू होने वाला है, काफी साथी आ गए हैं, आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ आपकी 5 मिनट और लूंगा, 5 मिनट से ज्यादा नहीं रहेगा। जी, और 5 मिनट। एक सवाल ये है जी, एक सवाल ये है कि आपने बहुत से नायकों का, इस समय के पुराने नायकों का अपने वक्तव्य में नाम लिया। तो सवाल ये है कि कोई आपका प्रेरणा स्रोत है? यदि है तो कौन है और किस वजह से? ये तो बहुत क्लियर है। मेरे 4 स्रोत हैं प्रेरणा के अभी तक जी, और मैं गुरुवाद में विश्वास करता हूं, क्योंकि मैं आजीवन छात्र रहना चाहता हूं। सीखने का काम कभी खत्म हो ही नहीं सकता है। पहला गुरु मेरा पिताजी थे,
जो कभी भी मुझे एक शब्द ना कह के सिखाए थे। ये मैं जो आज खड़ा हूं, मैं 4 साल की उम्र से यही सोच रहा हूं कि ये काम करूंगा। तो मैं अचानक नहीं सोचा, मैं बचपन से ही इस काम में जन सेवा तो नहीं कहूंगा, जनता के बीच में रह के उनका हिस्सा बन के काम करने का सपना देखता था। ये मेरा पिताजी ने मुझे सिखाया। वो अधिकतर टाइम वो कम्युनिस्ट पार्टी के थे, तो वो अधिकतर टाइम अंडरग्राउंड हुआ करते थे। मैंने 2 साल, मैं बचपन में कुछ साल स्कूल में नहीं पढ़ा, क्योंकि अंडरग्राउंड जब वो जाते थे वो मुझे भी ले जाते थे। तो उन्होंने मुझे पढ़ने सिखाया। मेरा पहला किताब जो था, हम कहीं आंध्र प्रदेश के जंगल में थे, उन्होंने कहाँ से खरीद के लाया और मुझे पढ़ाया। तो मेरा पहला गुरु मेरा पिताजी। मेरा दूसरा गुरु मेरा लॉ, जिन्होंने मुझे लॉ में लाया था, श्यामानंद जालान जी। मैं कुछ नहीं था, मैं सड़क में घूमता था, मैं एक वेवर्ड आवारा लड़का था। उन्होंने पता नहीं मुझ में क्या देखा, बिल्कुल फुटपाथ से उठाकर मुझे उन्होंने काम सिखाया, काम दिया, और 2 साल में मुझे वो ऑर्गेनाइजेशन के टॉप में ले आए और सबको बोलने लगे कि यही मेरा वारिस है, जो काम कराना। तो उन्होंने जो अपॉर्चुनिटी मुझे दिया और जो ट्रेनिंग मुझे दिया, मेरी लॉयर बनने का, और मैं जो लॉयर हूं, पूरा श्रेय जो है श्यामानंद जालान जी को जाता है। मेरा तीसरा गुरु है डॉक्टर देबल देव, जिसके बारे में मैंने काफी बात पहले ही कर दिया आपको। कृषि, संरक्षण, पर्यावरण, सब कुछ उनके साथ, उनके पास सीखा और लगातार सीखते जा रहा हूं। कल शाम को भी उनके साथ बैठा था। और मेरा चौथा गुरु है योगेंद्र यादव जी, जो मुझे उन्होंने क्या क्या सिखाया, इसका तो मुझे एक बार बैठ के लिस्ट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे धैर्य सिखाया। मैं बड़ा ही इम्पेशेंट और देश दुनिया बदलने वाला क्रांतिकारी से एक धीर स्थिर इंसान बना, और उन्होंने एक बार भी मेरा कोई क्लास नहीं लिया। सबसे मजेदार बात यह है कि एक दिन मुझे 5 साल में याद नहीं है, जिस दिन योगेंद्र जी बोले कि आप यहाँ बैठिए, आपको कुछ ट्रेनिंग देना है। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, मेरा गुरु जो भी करता है मैं उसको देखते जाता हूँ, उसमें से जो ग्रहण करने लायक होता है मैं उसको अंदर ले लेता हूँ और अपने तिजोरी में रख लेता हूँ। मेरे गुरु सभी इंसान हैं, उनमें कई त्रुटि होंगे, बट मैं उनकी जो शिक्षा है उसको पिकअप कर लिया था। और दूसरा, योगेन जी ने मुझे इंसान के बारे में, इंसानियत क्या होता है ये सिखाया धैर्य के साथ, और हर चीज को कैसे सरल तरीके से आप डील कर सकते हैं, और हर समस्या का समाधान होता है। कोई समस्या बिना समाधान का पैदा ही नहीं होता है। ये कुछ बातें उनका तो मेरा दिमाग में 24 घंटा घूमता है। इसके साथ साथ उन्होंने देश का पॉलिटिक्स, और उन्होंने जो पॉलिटिक्स के बारे में हमें सिखाया और जहां हमें ले गया, उसके वजह से आज आपके शो में मैं निमंत्रित हूँ। एक तरह से उन्होंने मुझे पॉलिटिक्स में, राजनीति में और किसान आंदोलन में उन्होंने मुझे तैयार किया, खड़ा किया। जी ठीक है सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल। आप नेता बनाते हैं, घूमते हैं, आंदोलन करते हैं, काम करते हैं, लेकिन खाली समय में क्या शौक है, क्या इंटरेस्ट है, क्या करते हैं अपने खाली समय में, क्या करते हैं? देखिए, खाली समय में पहले तो मैं, जब मैं किसानी नहीं करता था तब मैं फूल पौधा का काम करता था। जब किसानी करना शुरू किया तब तो फूल पौधे का काम खत्म हो गया। अब खाली समय में पिक्चर देखता हूँ, और ज्यादातर हिस्टोरिकल देखता हूँ, पीरियड पीसेस देखता हूँ, और मतलब इतिहास में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। तो इतिहास का मैं छात्र हूँ, और इतिहास को लगातार सीखने का, किताबें बहुत पढ़ता था, इन दिनों कम पढ़ता हूँ, और हर तरह की किताब भी पढ़ता हूँ, बट आप मान के चलिए महीने में 100 पन्ना से अधिक पढ़ नहीं पाता। जी दीपक भाई। सर, हमारी शुभकामनाएं। आप जो अपना वेस्ट बंगाल का जो भी टूर कर रहे हैं उसमें आप सफल हो, वहां से अच्छी खबरें और अच्छा संगठन बना के आए, अच्छे नेता चुन के आए, और आपका दिल्ली में इंतजार है, आप आइए। फिर किसान आंदोलन के भी बहुत से काम पेंडिंग है, वो आपके साथ मिलकर करने हैं। जी नमस्कार, जी दीपक, थैंक यू, नमस्कार। जी थैंक यू।